आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इस प्रकार का क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, सेंटेंस दिए हैं और उनको जो बगल में ब्रैकेट है उसमें कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं। उन ऑप्शन में से एक सही है, एक गलत है। तो उनमें से सही ऑप्शन भरना है। तो किस प्रकार से ये प्रश्न हल किया जाता है, इस प्रश्न के बारे में आगे बताया गया है। पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज सिटिंग डैश राधा एंड गीता एमंग और बिटवीन में से कोई एक भरना है। डैश मैन बियर्स सिल्वर शूज ए एन द में से कोई एक भरना है। यू डैश रीड दिस बुक मस्ट और कुड में से कोई एक भरना। गोलू इज अफ्रेड डैश डार्कनेस ऑफ विथ और फार्म में से कोई एक भरना। देयर आर डैश बुक्स लाइंग ऑन द टेबल सम और एनी में से कोई एक भरना। आई नो वेयर ही हैज केप्ट मनी। द अंडरलाइनड क्लाज इज ए नाउन क्लाज, एडवर्ब क्लाज और एडजेक्टिव क्लाज। बताना है जो जिस पर अंडरलाइन है वो कौन सा क्लाज है, नाउन है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव। फिजिक्स डैश ऑन इजी एन इजी सब्जेक्ट, ऑन नहीं एन इजी सब्जेक्ट। इज और आर में से कोई एक भरना। बी डैश हियर फॉर 10 ईयर्स आर लिविंग आएगा, हैव बीन लिविंग आएगा कि लिव्ड आएगा। डैश गॉड ब्लेस हिम मे और कैन में से सही क्या होगा जी अपन को चुन के भरना है। ही हैज डैश मनी मच और मैनी में से कोई एक सही है, उसको भरना है। तो ये सेंटेंस थे, अभी हमने इनको पढ़ के बताया। अब हम बताएंगे कि किस प्रकार से इनको भरना है, एक एक सेंटेंस की व्याख्या करके। पहला था शी इज सिटिंग डैश राधा एंड गीता। इसमें हमें दो ऑप्शन दिए गए, एमंग और बिटवीन। तो हम एमंग का उपयोग देखेंगे और बिटवीन का भी देखेंगे। पहले एमंग का देखो, जब कोई वस्तु दो से ज़्यादा वस्तुओं के बीच में हो तब वहाँ पर हम एमंग का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु दो वस्तुओं से ज़्यादा के बीच में है तो वहाँ हम एमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे अ चेयर इज लाइंग एमंग द टेबल्स, एक कुर्सी टेबलों के बीच में डली हुई है। तो यहाँ पर बस किसके बीच में डली गई, एक टेबल नहीं, बहुत सारी टेबल। तो यहाँ पर एमंग का प्रयोग। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग स्टूडेंट्स, इन पुस्तकों को विद्यार्थियों में बांट दो। एक विद्यार्थी नहीं है ना दो हैं, बल्कि विद्यार्थी बहुत सारे, इसलिए यहाँ पर एमंग का प्रयोग होगा। जब अनेक के बीच में बात करना है तो एमंग का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ बिटवीन, बिटवीन का कहाँ प्रयोग करते, जब कोई वस्तु दो वस्तुओं के बीच में हो तब वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। है ना, कोई एक वस्तु है वो दो वस्तुओं के बीच में है तब हम बिटवीन का करेंगे। एमंग का कहाँ करेंगे, जब दो से ज़्यादा के बीच में है। अ चेयर इज लाइंग बिटवीन टेबल्स एंड बेंचेस, एक कुर्सी टेबलों और बेंचों के बीच में डली हुई है। तो अब यहाँ प्रश्न कर सकते हो आप, टेबल तो बहुत सी हैं, बेंचें भी बहुत सारी हैं, परंतु यहाँ पर ग्रुप है जी, टेबलों का एक समूह टेबल का है, एक समूह बेंच का है, और इन दोनों के समूह को बताया गया है एंड से, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन मोहन एंड सोहन, इन पुस्तकों को मोहन और सोहन के बीच बांट दो। यहाँ पर पुस्तकें कितने लोगों के बीच बांटना है हमें, दो, मोहन और सोहन, यानी दो के बीच की बात हो रही, इसलिए बिटवीन का प्रयोग होगा। एमंग अनेक के बीच की बात होगी तब, बिटवीन जब दो के बीच की बात होगी तब। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, शी इज सिटिंग डैश राधा एंड गीता, वह किसके बीच भी बैठी हुई है, राधा और गीता दो के बीच बैठी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, शी इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड गीता। पहला सेंटेंस आप समझ गए होंगे। अब सेकंड सेंटेंस पर हम ध्यान दे रहे। डैश मैन बियर्स सिल्वर शूज, ए एन और द आर्टिकल का प्रयोग है यहाँ पर। पहले हम देख लेंगे यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ होता। सिंगुलर काउंटेबल नाउन विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसी नाउन जो सिंगुलर है, काउंटेबल है, जिसको गिना जा सकता है, और वो उसमें उसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें कॉन्सोनेंट व्यंजन की ध्वनि आना चाहिए। ही हैज ए पेन, ए पेन के पहले आया है, पेन एक तो एक वस्तु है, सिंगुलर माने एक वस्तु, काउंटेबल इसको पेनों को हम गिन सकते, और जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो पेन में पा आता है, पा आने जो कि व्यंजन है। यू हैव ए टॉय, यहाँ पर टॉय एक तो सिंगुलर है, दूसरा काउंटेबल भी है, तीसरा इसके जो जब प्रोनाउंस करेंगे तो टी यानी व्यंजन ध्वनि उत्पन्न हो रही। अब हम देखेंगे यूज ऑफ एन, इसमें क्या है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, परंतु इसमें वावल साउंड चाहिए। ए का प्रयोग कब करेंगे, देखो एक
ए के प्रयोग में भी सिंगुलर होना चाहिए नाउन, काउंटेबल होना चाहिए नाउन। ए के प्रयोग में कॉन्सोनेंट ध्वनि चाहिए और एन के प्रयोग में वावल ध्वनि चाहिए, इतना अंतर है। ही सा एन आवल, उसने एक उल्लू देखा। जब हम आउल का प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पर आउल आ आया, आ जो कि क्या है, वावल है। ही केम आफ्टर एन आवाल, यहाँ पर देखो एक तो है परंतु इसका जब प्रोनाउंस करेंगे ना तो आ आता है आवाल, इसलिए एन का प्रयोग होगा। यूज ऑफ दी, दी का प्रयोग कहाँ करेंगे, बिफोर ए डेफिनेट नाउन, एक निश्चित नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन विथ वावल साउंड के पहले एन का प्रयोग, और दी का प्रयोग कहाँ होगा, बिफोर ए डेफिनेट नाउन, एक निश्चित नाउन के पहले। आई हैव ए डॉग, मेरे पास कुत्ता था, तो यहाँ पर इसके पहले तो डॉग आया क्योंकि अभी हम जानते नहीं कुत्ते को। फिर जब हम उसी का प्रयोग फिर से किया हमने, द डॉग इज ब्लैक, तो यहाँ पर डॉग के पहले क्या आ गया है, द, क्योंकि नाउन डेफिनेट हो गई। जब हम किसी नाउन की एक बार बता दें फिर से उसी के बारे में चर्चा करें तो वो डेफिनेट हो जाने के कारण उसके पहले दी का प्रयोग होगा। यहाँ पर हमने ए एन दी के 60 प्रयोग बताया संक्षिप्त में प्रयोग, क्योंकि अपना उद्देश्य अभी इस वाक्य को फिल करना था। ए एन दी के अलग से एक विस्तृत वीडियो है, उसको देखेंगे आप। अभी आप केवल इस वाक्य के हिसाब से ये प्रयोग थे। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, मैन बियर्स, मनुष्य सिल्वर जूते पहनता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर सभी मनुष्य पहनते होते तो हम दी लगा देते, ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए अब हम इसमें आंसर भर देंगे आ मैन बियर्स सिल्वर शूज, इसमें ए का प्रयोग हो गया। जी आपको समझ में आ गया। तीसरा सेंटेंस है यू डैश रीड दिस बुक, इस यहाँ पर फिल्म हमें भरना है मस्ट और कुड। पहले हम मस्ट कहाँ आता है, कुड कहाँ आता है, इसके बारे में जानेंगे। यूज ऑफ मस्ट, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, अनिवार्यता बताने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते। यू मस्ट रन टू कैच द बस, तुम्हें बस को पकड़ने के लिए दौड़ना चाहिए। यू मस्ट चेंज योर हैबिट्स ऑफ सक्सेस, तुम्हें सफलता की आदतों को बदल देना चाहिए, सफलता के लिए अपनी आदतें बदल देना चाहिए। जी अगर हम आदतें नहीं बदलेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए नेसेसिटी होगी। टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ड्यूटी बताना है तब भी मस्ट का प्रयोग, जब आवश्यकता बताना है तो मस्ट का प्रयोग, ड्यूटी बताना तब भी। पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर दियर, पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रन, गलती से लग गया है पेरेंट, यहाँ पर चिल्ड्रन लिखना था। माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल करना चाहिए। सिटीजन्स मस्ट पे देयर टैक्सेस, नागरिकों को अपने टैक्स चुकाना चाहिए, तो ये ड्यूटी के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर पॉसिबिलिटी विथ लॉजिक, यानी संभावना हो परंतु तर्कगत संभावना, जैसे कैसे, द डोर इज ओपन, दरवाज़ा खुला है। समवन मस्ट बी इन, कोई व्यक्ति अंदर होना चाहिए, कोई व्यक्ति अंदर होना चाहिए में मस्ट आया क्योंकि यहाँ पर लॉजिक दिया, दरवाज़ा खुला है तो संभावना व्यक्त की जा सकती है। जो अपने सर्टेनिटी इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में यदि हम निश्चितता बताना है तो मस्ट हैव और V3 के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। देयर मस्ट हैव बीन अ मिस्टेक, गलती हो सकती है, तो ये हमने यहाँ पर मस्ट के प्रयोग देखे। मस्ट कहाँ आता है, नेसेसिटी बताने के लिए, ड्यूटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी विथ लॉजिक, सर्टेनिटी पास्ट टेंस में। अब हम देखेंगे कुड, कुड का प्रयोग होता कहाँ है। पास्ट टेंस ऑफ कैन, कैन के पास्ट टेंस के रूप में। ही टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट डू इट, उसने मुझे बताया कि वह उसे नहीं कर सकता, ये कैपेसिटी है। एबिलिटी इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की योग्यता। आई कुड आंसर ऑल क्वेश्चंस, मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दे सका, जी हमने एबिलिटी बता दी। पोलाइटनेस इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हमें पोलाइटनेस बतानी है तो प्रश्नवाचक वाक्य में कुड का प्रयोग होता है। कुड आई मीट यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, जी विनम्रता बताने के लिए भी हम कुड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ हमने मस्ट का प्रयोग देखा, कुड का। अब देखेंगे यू डैश रीड दिस बुक, आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, जिसमें हम काय का प्रयोग कर, आपकी पुस्तक को पढ़ना चाहिए या नेसेसिटी होगी तो मस्ट, यू मस्ट रीड दिस बुक। एक और बचा था अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन पास्ट, यू कुड हैव वन द लॉटरी, इसका आंसर था यू मस्ट रीड दिस बुक, यू मस्ट रीड दिस बुक, आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है गोलू इज अफ्रेड डैश डार्कनेस, ऑफ विथ और फॉर्म। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, कुछ शब्द हैं जिनके साथ निश्चित प्रीपोजिशन आते हैं, तो ये शब्द हमें याद होना चाहिए। यहाँ हम कुछ शब्द दे रहे, उनके हिसाब से ये शब्द आ जाएगा उसमें, क्योंकि हम निश्चित ही शब्द दे रहे 10 वर्ड, तो अब हमें जी बहुत सारे शब्द हैं याद होना चाहिए, तो हमसे प्रीपोजिशन का प्रयोग बन जाएगा आसानी से।
क्योंकि प्रीपोजिशन के अपने अलग प्रयोग हैं, वे हम प्रयोग याद भी कर लें तब नहीं आता परीक्षा में। परीक्षा में ऐसे वर्ड आते हैं जिनके साथ में निश्चित प्रीपोजिशन आते हैं, तो इनके भी लिए भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, देख लेना आप। अभी हम इस सेंटेंस को देखेंगे। गोलू इज अफ्रेड डैश डार्कनेस, तो कुछ वर्ड देखेंगे। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ आता, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। डाई फॉर, डाई के साथ फार आता है, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। डाई के साथ आप भी आता, ही डाइड ऑफ मलेरिया। जब देश के लिए हो तो फार, और किसी बीमारी के लिए हो तो आपका प्रयोग होगा डाई वर्ब के बाद। बेट के बाद फार आता, आई एम वेटिंग फॉर हिम। लॉन्ग फॉर, लॉन्ग के साथ में फार आता, ही लॉन्ग्स फॉर ए ह्यूज मनी। वह बहुत बड़े धन की आशा करता है, इच्छा का रखता है। लॉन्ग फॉर मान इच्छा रखना। डिफर फ्राम, भिन्न होना। इट डिफर फ्राम दैट, यह उससे भिन्न है, तो डिफर के साथ फ्राम आता। लाफ एट, लाफ के साथ एट आता, ही लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसा। कांग्रेचुलेट ऑन, कांग्रेचुलेट के साथ ऑन आता, ही कांग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, ही इज अफ्रेड ऑफ एलिफेंट, वह हाथियों से भयभीत है। केयर फॉर, केयर के साथ फार आता, ही केयर्स फॉर हिज ओल्ड मदर, वह अपनी बूढ़ी माँ की देख रेख करता है, चिंता करता है। तो ये हमने कुछ शब्द लिखे यहाँ पर, ये ऐसे ही शब्द आपको याद रखना है, तभी आपसे ये सही में बन पाएगा। तो ये शब्द 10 थे, इनको याद कर लेंगे। अब देखें, गोलू इज अफ्रेड, अफ्रेड का तो ये लिखा, अफ्रेड के साथ क्या आता है, आप आता है, तो हम इसमें बिना सोचे समझे आप भर देंगे। गोलू इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, देयर आर डैश बुक्स लाइंग ऑन द टेबल। सम और एनी में से कुछ एक भरना है। अब हम देखेंगे सम का प्रयोग कहाँ होता है और एनी का। यूज ऑफ सम, अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है तो सम का प्रयोग कर देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ पोलाइटनेस, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है परंतु उसमें विनम्र प्रार्थना है, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का। तो ये 2 प्रकार के सेंटेंस अधिकतर मिलते हैं, या तो वुड से शुरू होंगे या उनमें विल वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, या प्लीज काइंडली होगा। तो देखेंगे एग्जाम्पल, ही हैज सम बुक्स, उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए आ गया सम। वुड यू गिव मी सम मनी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगना था, इसलिए इसमें सम आ गया इंट्रोगेटिव होने के बाद भी। अब हम यूज ऑफ एनी का प्रयोग देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, यदि सेंटेंस निगेटिव है तो हम एनी का प्रयोग कर देंगे। इंट्रोगेटिव है यदि सेंटेंस, तब भी एनी का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इट, इफ, यहाँ इट नहीं, इफ दे हैव बर्ड्स लाइक, कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव है और उस अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, विदाउट, नेवर, ये शब्द आए हैं तो उसमें भी हम एनी का प्रयोग करेंगे। और कुछ भी ऐसे सेंटेंस जिसमें चॉइस दी गई है, 2 वस्तुओं के बारे में बता दिया, फिर चुनाव करना है, या ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बताया उनमें से एक का चुनाव करना है, तो वहाँ पर भी हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट, ध्यान देंगे यहाँ गलती से नॉट लिख पाया, ही हैज़ नॉट एनी मनी, कि इसमें जी नॉट लिख देते यहाँ तो जी निगेटिव बन जाता है, इसलिए एनी का प्रयोग सही था। डू यू हैव एनी टी इन योर किचन, इसमें देखेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, ही हैज हार्डली लेफ्ट सम बुक्स, इसमें हार्ड है तो जी अफर्मेटिव परंतु हार्डली का प्रयोग है इसलिए सम का प्रयोग किया गया है। आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। यू कैन टेक एनी, तो कोई भी ले सकते हो। यहाँ देखेंगे यू कैन टेक एनी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है परंतु एनी का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ चुनाव के बारे में बात है। पहले हमने बता दिया मेरे पास 2 पुस्तकें, फिर कहता हूँ कोई भी ले सकते हो, इसलिए चुनाव करना है हमें, तो एनी का प्रयोग हमने कर लिया है। अब यहाँ पर देखा, देयर आर डैश बुक्स लाइंग ऑन द टेबल, जो सेंटेंस है जी अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें क्या भरना है हमें, सम। देयर आर सम बुक्स लाइंग ऑन द टेबल, तो जी आपने भर लिया। कैसे आया सम का, क्योंकि जी अफर्मेटिव था तो हमने सम का प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट है, आई नो वेयर ही हैज़ केप्ट मनी, मैं जानता हूँ जहाँ उसने धन रखा है। अब हमें बताना जी कौन सा क्लाज है, नाउन क्लाज है, एडवर्ब क्लाज है, क्या एडजेक्टिव। पहले हम देखेंगे इन क्लाजों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाजेस। क्लाज की पहचान क्या होती, पहले हम देखेंगे नाउन क्लाज। इट वर्क्स एज ए नाउन इन ए सेंटेंस, जो नाउन क्लाज है वह किसी सेंटेंस में नाउन का काम करता है। व्हाट आई टेल इज करेक्ट, नाउन क्या करती, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट होती, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट होती, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करती, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में के रूप में भी काम करती। देखेंगे व्हाट आई टेल, जो मैंने कहा इज करेक्ट, वह सही है। इसमें व्हाट आई टेल इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये नाउन का काम हो गया, इसलिए ये नाउन क्लाज है। आई नो दैट ही विल पास, इसमें देखेंगे
क्लाज कहाँ पर है, दैट ही विल पास, ये वर्ब के बाद आया है और वर्ब के बाद केवल नाउन ही आती है, ये नाउन क्लाज था। नाउन क्लाज की पहचान पता चल गई तो ये है कि नाउन क्लाज नाउन का काम करता है। नाउन 5 काम करती है, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य का ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है पूरक के रूप में, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और केस है पोजीशन है समानाधिकरण के रूप में। क्योंकि यहाँ पर अभी क्लाज के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहचान के बारे में बताई गई है, अलग से वीडियो है क्लाज का, उसको देखेंगे आप। सेकंड है एडजेक्टिव क्लाज, इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, जो एडजेक्टिव क्लाज है किसी वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। द बॉय हु इज स्टैंडिंग हियर इज माई ब्रदर, तो हु इज स्टैंडिंग हियर जी क्लाज है एडजेक्टिव, जो किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की, लड़का नाउन है। तो एडजेक्टिव का क्या काम होता है, किसी नाउन की विशेषता बतलाना। लेकिन यदि कोई क्लाज बता दे, एडजेक्टिव क्लाज नाउन की विशेषता बतला दे तो वो एडजेक्टिव क्लाज कहलाएगा। लड़का जो वहाँ खड़ा हुआ है, मेरा भाई है, तो जो वहाँ खड़ा हुआ है इसने केवल लड़के के बारे में बताया, यानी एडजेक्टिव का काम किया, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लाज है। आई नो द बॉय हु हैज जस्ट गॉन, मैं लड़के को जानता हूँ। कौन लड़का, हु हैज जस्ट गॉन, जो अभी अभी चला गया। देखेंगे हु हैज जस्ट गॉन का सिर्फ एक ही काम है, इस लड़के के बारे में बताना। तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन के बारे में जो बताता है कोई शब्द तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यदि कोई क्लाज बता दे तो वो एडजेक्टिव क्लाज होता है। अब हम देखेंगे एडवर्ब क्लाज, इट वर्क्स एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस, यह है किसी वाक्य में एडवर्ब किस रूप में काम करता है। देखेंगे एज सून एज द सन राइजेस इट द डार्कनेस डिसअपीयर्स, इसमें क्या होता है, जो एडवर्ब किसी भी वर्ब का समय बताता। एडवर्ब का काम है किसी वर्ब को क्वालिफाई करना, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, किसी दूसरे एडवर्ब को। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर समय बताता है वर्ब का। एज सून एज द सनराइज, जैसे ही सूर्य उदित होता है तब क्या हो जाता, द डार्कनेस डिसअपीयर, तो अंधकार गायब हो जाता। अंधकार गायब होने का किससे संबंध है, जब सूर्य उदित होता, तो ये समय बताया गया है वर्ब का, इसलिए ये एडवर्ब क्लाज है। यू कैन गो, आप जा सकते हैं, वेयर यू लाइक, जहाँ आप चाहें, ये भी कौन सा क्लाज है, ये एडवर्ब क्लाज है, क्योंकि यहाँ पर स्थान बताया गया है। ही इज एब्सेंट, वह एब्सेंट है, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें रीजन बताया गया है। तो ये एडवर्ब क्लाज की एग्जाम्पल। अब इसको देखो आप, आई नो वेयर ही हैज़ केप्ट मनी, मैं जानता हूँ जहाँ उसने धन रखा है। इसमें क्या हुआ है कि नो वर्ब की बाद में है वेयर ही हैज़ केप्ट मनी, जहाँ उसने धन रखा है। तो ये मैं आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, तो जो भी उत्तर आता है वो नाउन होती है, इसलिए ये नाउन क्लाज है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाउन क्लाज आंसर होगा। तो ये थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी थी नाउन क्लाज की पहचान क्या है, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। अब हमें यदि पूरे विस्तृत रूप में पढ़ना है तो बहुत कुछ है क्लाज में, तो सबको एक विस्तृत वीडियो है उसको देखना होगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे 7 है फिजिक्स डैश एन इजी सब्जेक्ट, इसमें इज और आर में से कोई एक भरना। अब हम देखेंगे इज कहाँ आता है और आर कहाँ आता। पहले इज देखेंगे, ही सी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ही इज कमिंग, यहाँ ही के साथ में आ गया। सी इज रीडिंग, इट इज ए टॉय, और मोहन इज अ स्टूडेंट। इसमें देखेंगे ही के साथ में इज का प्रयोग है, सी के साथ में है, इट के साथ में है, और यानी सिंगुलर नेम यानी एक बचन नाउन होना चाहिए। मोहन एक ही है इसलिए इज आया। यूज ऑफ आर, आर के प्रयोग देखेंगे, यू बी दे, और यानी प्लूरल नेम, यहाँ पर यू के साथ आर आएगा, बी के साथ आएगा, दे के साथ, और कोई भी प्लूरल नेम के साथ आर का प्रयोग होगा। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, दे के साथ में देखो आर आ गया। यू आर राइटिंग, यहाँ पर यू के साथ में आर का प्रयोग हो गया। पी आर स्पीकिंग, यहाँ बी के साथ में हो गया। मोहन एंड सोहन, अब जो प्लूरल नाउन बन गए, 2 नाउन आने प्लूरल, आर स्टूडेंट्स। तो अभी हमने क्या देखा, सिंगुलर नाउन होगी तो इज का प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन होगी तो आर का प्रयोग होगा। अब इस वाक्य में देखेंगे फिजिक्स सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा, इज का प्रयोग होगा। फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, बन गया जी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बी डैश हियर फॉर 10 ईयर्स, इसमें हमें आर लिविंग, हैव बीन लिविंग और लिव्ड, इनमें से कोई एक बनना है। तो हम देखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कैसे है, क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में हम इसमें आर लिविंग भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि इसमें समय दिया गया है। समय किस सेंटेंस में दिया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और लिव्ड, इसमें समय भी नहीं, वो यस्टरडे वगैरह लास्ट ईयर वगैरह होता तो लिव्ड लिखते।
अब देखो फार नहीं होना चाहिए था लिव्ड लिखने के लिए। इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट के बाद में हैज और हैव में से कोई एक वर्ब आएगी, बीन आएगा, VING आएगा, ऑब्जेक्ट, सिंस और फार में से कोई एक शब्द आएगा, फिर टाइम। इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे फार के बाद टाइम है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। तो अब ही सी इट एनी नेम सिंगुलर होगा तो हैज बीन आएगा, I B U दे और प्लूरल नाम होगा तो हैव बीन आएगा। तो यहाँ पर इसलिए बताया गया है, जैसे बी है ना, तो बी चूँकि प्लूरल है तो बी के साथ में हैव बीन का प्रयोग होना है। सिंस और फार कहाँ आता? सिंस डेफिनेट समय कैसे, जैसे महीने का लिया हमने, महीने का अगर हमें नाम दिया है तो सिंस आएगा और संख्या दी गई तो फार आएगा। जैसे हम कहेंगे सिंस जनवरी से महीने का नाम आ गया, 2 महीने से, अब यहाँ पर नाम नहीं आया, महीने की संख्या आई तो फार 2 मंथ्स आ गया। इसी प्रकार से बजने के लिए देखो सिंस 4 o'clock, फार 4 hours, 4 बजे से और 4 घंटे से। तो इस हिसाब से जब समय निश्चित होता है यानी कि समय का नाम हो तो सिंस और समय की संख्या होता है फार। इवनिंग वगैरह है, मॉर्निंग है, यस्टरडे है, लास्ट नाइट वगैरह, इनमें सिंस का प्रयोग होता है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, दे हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस 2019, शी हैज़ बीन रिंगिंग द बेल सिंस 3 o'clock। इसमें देखेंगे फार के बाद 2 years आया, यहाँ दिनों की संख्या दी गई है। सिंस के बाद में वर्ष का, यहाँ पर वर्ष की संख्या दी गई, यहाँ वर्ष का नाम ही दिया गया। 3 o'clock बजने का नाम दिया, यहाँ घंटों की संख्या दी गई। तो जब नाम दिया हो तो सिंस और संख्या दी गई हो तो फार। अब इस वाक्य को देखेंगे, बी डैश हियर, तो जो कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है ही वाक्य, तो हैव बीन लिविंग आना है आंसर। बी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, डैश गॉड ब्लेस हिम, मे और कैन, इनमें से कोई एक बनना है। तो पहले हम दोनों का प्रयोग देखेंगे। यूज ऑफ कैन का प्रयोग कहाँ होता? एबिलिटी बताना है तो कैन का प्रयोग होगा। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये उसकी एबिलिटी है। कैपेसिटी बताना है, क्षमता, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आप इस बक्से को उठा सकते हैं, तो भी कैन का प्रयोग होगा। परमिशन देना है, ये परमिशन होगी इनफॉर्मल। यू कैन डू दिस वर्क इन 3 hours, तुम इस काम को 3 घंटे में कर सकते हो। ये परमिशन दे दी गई, लेकिन ये फॉर्मल परमिशन नहीं होगी, इनफॉर्मल परमिशन होगी। पॉसिबिलिटी एंड संभावना भी बताना है तो भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, मना ही करना किसी चीज़ की तो भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। यू कैन नॉट सिट ऑन दिस चेयर, हम मे का प्रयोग देखेंगे। पॉसिबिलिटी एंड संभावना, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में गहरे काले बादल हैं। इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। परमिशन बताना, यू कैन, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया जी, कैन नहीं था यहाँ, मे, यू मे गो नाउ। पर्पज बताना, ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार। विश बतानी है, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर जो परमिशन है, कैन बताता है परमिशन और मे भी बताता है। कैन बताता है परमिशन इनफॉर्मल, मे बताता है परमिशन फॉर्मल। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस वाक्य में विश बताई गई है। विश क्या बताता है? विश मान इच्छा, मे बताता है। आंसर क्या हो जाएगा? मे गॉड ब्लेस यू। ये 9th का आंसर था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही हैज़ डैश मनी, मच और मैनी में से कोई एक भरना है। तो हम देखेंगे मच रूल्स क्या है। मच का मैनी माना होता है अनेक। मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा के पहले किया जाता है। देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब देखो मच का प्रयोग कहाँ होता है? मच माने अधिक होता। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। देयर इज मच वाटर इन द कप। यहाँ देखो मैनी का प्रयोग हुआ है बुक्स के पहले। बुक्स है काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं। यहाँ वाटर के पहले मच का प्रयोग हुआ है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम गिन नहीं सकते। तो मैनी और मच का प्रयोग हम समझ गए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या बनना। ही हैज़ डैश मनी, क्या हो जाएगा? ही हैज़ मच मनी, क्योंकि मनी को हम गिन नहीं सकते इसलिए मच का प्रयोग होगा। यदि काउंटेबल नाउन होती तो हम मैनी का प्रयोग करते। तो ये कुछ सेंटेंस थे, लगभग 10 सेंटेंस थे। उनको बारे में हम फिल इन दी ब्लैंक्स खाली स्थान को कैसे भरते हैं व्याख्या सहित हमने बताया है। क्या करना पड़ता है? जो शब्द हमें दिए गए हैं ऑप्शन में, उन शब्दों की हमें प्रयोग पता होना चाहिए और फिर जो सही प्रयोग होगा उस वाक्य में हम भर देंगे। तो इस हिसाब से अपन फिल इन दी ब्लैंक्स हल कर सकते हैं। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।